हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस जो कि आपको टारगेट क्वेश्चंस दिए गए थे पिछले सेशन में। एंड दिस इज आवर डे 4 ऑफ पॉलिटी एंड यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच वाज रिलेटेड टू आईएससी। सो सबसे पहला क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ आईएससी विच इज अंडर आर्टिकल 263। ना एज यू नो, जब हम फेडरल प्रोविजंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आईएससी फॉर्मुलेट करके, क्योंकि कौन बनाता है, इट इज द प्रेसिडेंट ही फॉर्मुलेट करता है आईएससी को। तो जो भी रीजनल डिस्प्यूट्स आपको अराइज होते हुए दिखते हैं तो हम यहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग आईएससी विच इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को यूज करके हम यहाँ पर फेडरल प्रोविजंस को इनहैंस कर सकते हैं। सो यहाँ पर यही बताया गया है और आपसे पूछा गया है क्रिटिकली एग्जामिन द इंस्टीट्यूशन ऑफ आईएससी। ना बेसिकली क्रिटिकल एग्जामिनेशन की अगर बात करते हैं तो विद फैक्ट्स आपको यहाँ पर जस्टिफाई करनी पड़ती है अपनी स्टेटमेंट। ना अगर हम आईएससी की बात करते हैं, एज यू नो, यहाँ पर आर्टिकल 263 का जिक्र कर सकते हैं आप। जो इंटरस्टेट काउंसिल है उसको स्टैब्लिश किया जाता है आर्टिकल 263 के तहत। कौन स्टैब्लिश करता है? इट इज दी प्रेसिडेंट। ना बेसिकली बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, सो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 2 की अगर बात करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये रिजॉल्व हो सकते हैं। ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेशन, प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जबकि हम नीति आयोग की, जो कि एक थिंक टैंक है, जो कि एक नॉन स्टैट्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वहां पर भी हम कॉम्परेटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो बेसिकली हम आईएससी को यूज करके यहाँ पर प्रमोशन कर सकते हैं फेडरलिज्म का। नेक्स्ट, ऐसे रिव्यू करा जा सकता है पॉलिसीज का। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आर एसोसिएटेड विद इट? लिमिटेड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, फ्रीक्वेंसी ही नहीं है। कहा जाता है कि जब आईएससी बनाई जाएगी तो हर 6 महीने में यहाँ पर मीटिंग्स होनी चाहिए, बट इवेंचुअली यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देखने को मिलती है। पॉलिटिकल कंसिडरेशन है यहाँ पर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस, इट इज एडवाइजरी इन नेचर। अब जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशंस होंगी वो क्या है? एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं है। तो इसलिए भी आपको देखने को मिलता है इट बिकम्स लाइक अ टूथलेस टाइगर। पावर दे रखी है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे रखी है, लेकिन क्योंकि इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो एडवाइजरी होती हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल पाती है। ठीक है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। एंड अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो इसका लिमिटेड रोल आपको देखने को मिला है। सो जैसे आप कोविड-19 की अगर बात करते हैं तो कोविड-19 वाज अ पैंडेमिक, राइट? सो आईएससी को हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकते थे, लेकिन इवेंचुअली आपको नहीं ऐसा देखने को मिला। तो यहाँ पर पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से लिमिटेड रोल रह जाता है इन इमरजेंसी लाइक सिचुएशंस। सो अगेन आपको विद प्रूफ्स आप बेनिफिट्स और चैलेंजेस बता सकते हैं। तो कंक्लूजन में आप क्या डाल सकते हैं? देखो, आईएससी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये कर सकता है, प्रमोट कर सकता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, रिजॉल्व कर सकता है डिस्प्यूट्स को, लेकिन जहां जहां पर हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं उन चैलेंजेस को हम प्लग इन कर सकते हैं, जिससे कि आईएससी को एक इफेक्टिव टूल बना पाए फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर। अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक तरफ प्रोग्रेस करे, इनहैंस्ड रोल यहाँ पर आपको देखने को मिले, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द नीड ऑफ द आवर एंड इवेंचुअली आईएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। क्लैरिटी है? ठीक है। सो पहला क्वेश्चन इट वाज रिलेटेड टू आईएससी। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो डीपीएसपी से रिलेटेड है, अगेन इंपॉर्टेंट है, वहां से फ्रेमवर्क काफी आपके पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, दैट इज व्हाई हम डीपीएससी को डिस्कस कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इवॉल्व्ड द चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। ना एज यू नो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं इट प्रमोट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ऑन द अदर हैंड जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो वो क्या प्रमोट करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशियो इकोनॉमिक चेंजिंग एनवायरनमेंट जो है वो जो डीपीएसपी है वो इसको प्रमोट करता है। एग्जाम्पल्स के साथ आप यहाँ प्रमोट कर सकते हैं विद आर्टिकल नंबर्स, राइट? सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आप देख सकते हैं, ये हमने कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। ये आपको आर्टिकल 36 to 51 देखने को मिलते हैं ऑफ पार्ट 4। सो इवेंचुअली आप फैक्चुअल इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं 42nd अमेंडमेंट से जैसे हमने ऐड किया ना, क्योंकि आपसे पूछा गया चेंजिंग। अब चेंजिंग में आपको बेसिकली क्या बताना है? जो अमेंडमेंट्स की गई हैं। तो 42nd अमेंडमेंट से जैसे आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 39A जिसमें फ्री लीगल एड की बात की गई है। तो जो चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हैं, जस्टिस प्रोवाइड करने की जब बात की गई है तो इक्विटी की बात की गई है, तो आर्टिकल 39A यहाँ पर ऐड किया गया। ऐसे अगर हम 48A की बात करते हैं जिसमें आपको देखने को मिलता है एनवायरमेंटल प्रोस्पेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। ऐसे ही अगर हम 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या ऐड किया गया है? 86th अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो आपसे
क्या ऐड किया गया है यहाँ पर? राइट टू एजुकेशन, क्योंकि आर्टिकल 21A में एडिशंस हुई थी। ऐसे ही आपको 86th अमेंडमेंट से चाइल्डहुड केयर की बात की गई है, दैट इज 0 to 6 ईयर्स की बात की गई है। ऐसी 73rd अमेंडमेंट की अगर बात करते हैं तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, किसको दिया? PRIs को, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। तो थ्रू एग्जाम्पल्स यू कैन टेल कि जैसे जैसे हमारे सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रही हैं वैसे वैसे हमारे DPSPs भी इवॉल्व कर रहे हैं। क्लैरिटी है? ठीक है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वेरियस एक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स आर आल्सो देयर। जैसे DPSPs फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो एक्ट्स को इनैक्ट कर रही है। जैसे आपको देखने को मिलता है प्रोग्राम सच एज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपको कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है। ऐसे ही इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम देखने को मिलता है, जो कि हमारी DPSPs को फुलफिल करने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो एक्चुअली में प्रमोट कर रहे हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ DPSPs, क्योंकि DPSPs खुद में एनफोर्सेबल नहीं है, उनको एनफोर्स करने के लिए एक्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी पार्लियामेंट में काफी सारे एक्ट्स बने हैं जो एक्चुअली में किसको प्रमोट कर रहे हैं? वो प्रमोट कर रहे हैं DPSP। क्लैरिटी है? ठीक है, तो ये आपको अमेंडमेंट्स देखने को मिलती है। नाउ यू कैन कंक्लूड कि भाई जो DPSPs हैं दे हैव द एबिलिटी टू इवॉल्व बाय ऑफरिंग अ फ्लेक्सिबल एंड एस्पिरेशनल फ्रेमवर्क, क्योंकि इनका फ्रेमवर्क ही ऐसा है, एस्पिरेशनल फ्रेमवर्क है। तो बाय एंड बाय जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज करेगी वैसे हम DPSPs को फोकस करते हुए पॉलिसीज बना सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2 जहां पर हमने DPSPs को डिस्कस किया। Let's move to the last question, which is question number 3. Examine the recent instances of judicial activism and judicial overreach in India and evaluate their impact and functioning of the government and the judiciary. So basically आपसे दो ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि आज के इंस्टेंसेस में, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ आप कोट कर सकते हैं कहाँ पर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म और कहाँ पर आपको जुडिशियल ओवररीच देखने को मिला है। तो इंट्रोडक्शन आप कहाँ से कर सकते हैं? आप डिफाइन कर सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और जुडिशियल ओवररीच क्या होता है। ठीक है, सो द लाइन बिटवीन जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच इज वेरी नैरो। सो जब हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो बेसिकली हम ये बोल रहे हैं जहां पर लेजिस्लेचर काम नहीं कर पा रहा है वहां पर जुडिशियल एक्टिविज्म आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको एग्जांपल देखने को मिलता है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ना जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया जाता था इट वाज जुडिशियल एक्टिविज्म, लेकिन जब आपको यहाँ पर, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इट मस्ट बी सेपरेटेड, कंपार्टमेंटलाइजेशन जरूरी है। लेकिन जैसे ही जुडिशरी एग्जेक्टिव या फिर लेजिस्लेचर में इंटरवीन करना स्टार्ट कर जाएगा तो उसको जुडिशियल एक्टिविज्म की बजाय क्या कहना शुरू कर देते हैं हम? जुडिशियल ओवररीच। ठीक है, तो बहुत थिन लाइन है, बहुत नैरो लाइन है। व्हेन जुडिशियल एक्टिविज्म क्रॉसेस इट्स लिमिट्स, जब क्रॉस कर जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल ओवररीच। क्लैरिटी है? नाउ आप देख सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म आपको कहां पर देखने को मिला। सबसे पहले जुडिशियल एक्टिविज्म आपको ड्यूरिंग कोविड-19 देखने को मिला, क्योंकि कोविड-19 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स को पहुंचाया जाए। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर ओनली। ठीक है, सो आप यहां पर देख सकते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात की गई थी। ऐसे ही विशाखा गाइडलाइंस, तो सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की अगर बात करते हैं तो विशाखा गाइडलाइंस जो दी गई थी उन गाइडलाइंस को क्या माना गया? एक रोल मॉडल माना गया। तो वहां पर क्या दिया गया? एक तरह से लेजिस्लेचर को एक मॉडल गाइडलाइंस दी गई कि कैसे आप सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का एक एक्ट बना सकते हैं, जो कि 2013 में बनाया भी गया। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रकाश सिंह केस ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। सो पुलिस रिफॉर्म्स के लिए प्रकाश सिंह केस आपको देखने को मिला, रादर मॉडल्स बताए गए कि किस तरह से हम पुलिस रिफॉर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट। ऐसे करप्शन की अगर बात करते हैं, सेटिंग अप ऑफ SIT अगेंस्ट ब्लैक मनी। सो ब्लैक मनी के अगेंस्ट यहाँ पर SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप की गई, तो अगेन यहाँ पर आपको जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है। ऐसे अगर हम जुडिशियल ओवररीच के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इम्पोजिशन ऑफ पैट्रियोटिज्म इन नेशनल एंथम केस। सो बेसिकली नेशनल एंथम केस का जब हुआ था कि जहां पर भी आप सिनेमा मूवी थिएटर्स जा रहे हैं तो वहां पर आपको नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा। तो एक तरह से आपको इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर लेजिस्लेचर के डिपार्टमेंट में ये एंटर किए थे एंड इवेंचुअली यहाँ पर इम्पोजिशन लगाई गई थी पेट्रियोटिज्म पे। ठीक है, तो इट इज जुडिशियल ओवररीच।
प्रोएक्टिव सेंसरशिप इन केस ऑफ जॉली LLB 2। तो जॉली LLB 2 आपको मूवी देखने को मिलती है जिसपे सेंसरशिप लगाई गई थी, एंड इवेंचुअली यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जुडिशियल ओवर रीच हुआ था। तो एग्जाम्पल्स आपको कोट करने हैं। ऐसी लिकर बैन अलोंग नेशनल हाईवेज। सो नेशनल हाईवेज से कहा जाता है 5 किलोमीटर तक आपको कोई भी यहाँ पर लिकर वेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अगेन आपको देखने को मिलता है ये जो एम्बिट है, इस एम्बिट को बढ़ाया गया था। जुडिशरी का एम्बिट है, ये ओवर स्टेप करे थे लेजिस्लेचर में। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इज the recommendations or you can say it is judicial overreach। ऐसे ही लोढ़ा कमिटी रिपोर्ट ऑन BCCI। सो BCCI की जो लोढ़ा कमिटी थी उस पे भी यहाँ पर रिकमेंडेशन जो दी गई थी, इट वाज जुडिशियल ओवररीच, राइट। मेकिंग इट कंपल्सरी फॉर ऑल ब्यूरोक्रेट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू गवर्नमेंट स्कूल्स। नाउ दिस इज ऑल्सो समथिंग जिसमें उन्होंने अपनी जो पावर है उसको मिसयूज एक तरह से किया था, या हम कह सकते हैं ओवर यूज कर लिया था, राइट। सो दैट इज वाई दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जहां पर जुडिशियल ओवररीच आपको देखने को मिलता है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स के साथ बताना है कि कहां पर आपको इंस्टांसेस लगे जुडिशियल एक्टिविज्म के और कहां पर आपको इंस्टांसेस लगे जुडिशियल ओवररीच के। क्लैरिटी है। जब तक आप एग्जाम्पल्स नहीं देंगे तब तक आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा ना। इम्पैक्ट क्या रहता है, देखो अगर जुडिशियल एक्टिविज्म का इम्पैक्ट देखते हैं तो एक एनहांसिंग इम्पैक्ट है ना। अगर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को अच्छा करने के लिए अगर कोई जुडिशरी स्टेप ले रही है, जैसे कोविड-19 में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की गई, तो एक अच्छा स्टेप है क्या, राइट। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं हेल्प इन एनहांसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसीज, अलाउ पार्टिसिपेशन ऑफ जुडिशरी, ऐसे ही हेल्प्स इन इंश्योरिंग फ्रीडम ऑफ सिटीजंस। तो ये एक अच्छा आपको एस्पेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही एट द सेम टाइम जुडिशियल ओवररीच क्या है, अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है उसको ये अंडरमाइन करता है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छी चीज है लेकिन जुडिशियल ओवररीच अच्छी चीज नहीं है। ऐसे ही गिव जजमेंट्स वेयर इट हैज नो एक्सपर्टीज, कोई एक्सपर्टीज नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पर जजमेंट दी जा रही है, वहां पर मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, राइट। अंडरमाइंस द फेथ ऑफ पब्लिक इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पर जो पब्लिक है उसको अंडरमाइन किया जाता है। अपीयर्स एज एन एक्ट ऑफ टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। सो बेसिकली दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर अपॉइंटेड, है ना। तो इलेक्टेड तो नहीं है, तो यहाँ पर जब आप अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझने लग जाते हो, दैट इज द इशू, ठीक है। तो इम्पैक्ट क्या होगा, अगर हम जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, अगर हम जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट को आपको बताना है। क्लैरिटी है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पैक्ट। कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, देखो जुडिशियल एक्टिविज्म को हम एक पॉजिटिव एक्सरसाइज की तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, रादर एक तरह से कॉजन है। किसके लिए कॉजन है, लेजिस्लेचर के लिए कॉजन है कि भाई हम नहीं काम कर पा रहे तभी तो जुडिशरी को इंटरवीन करना पड़ रहा है। तो एक तरह से आप क्या कह सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म एक कॉजन है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सरसाइज विद कॉजन, एम्प्लॉयड एज अ रेमेडी रादर देन बिकमिंग अ हैबिचुअल प्रैक्टिस। सो बेसिकली क्या है, एक तरह से कॉजन कर दिया जाए किसको, लेजिस्लेचर को, भाई तुम काम नहीं कर रहे हो इसलिए हमें करना पड़ रहा है, तो जागो और जो जनता ने तुम्हें इलेक्ट किया है उनके लिए काम करो, ठीक है। रादर देन ये क्या बन जाए, एक हैबिट बन जाए। हैबिट नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ एक ऐसा स्टेप है जिससे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को कॉजन किया जाए, ठीक है जी। आई होप क्लैरिटी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल्स के तहत आपको समझाना है। जब तक आप एग्जाम्पल्स को कोट नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक आप एग्जाम्पल्स फैक्ट्स प्रूव नहीं करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, तब तक आप अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, और जब तक जस्टिफाई नहीं करोगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे, राइट। So these were the 3 questions that we have discussed. So these 3 questions need to be attempted. I hope आपने attempt कर दिया होगा इस वेबसाइट पे। As I've told you, ये वेबसाइट है, वहां पर आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, एंड दीज आर दी थिंग्स, इन चीजों को आप अप्रोच कर सकते हैं और अपने आंसर्स को और भी बेहतर बना सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।